नमस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित कहानी सलाम, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। कल की तासिका में हमने कहानी का प्रथम अंश देखा था। आज हम कहानी का दूसरा अंश देखने जा रहे हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार से शादी में जो लोग आए हुए थे और हरीश और उसका दोस्त कमल, इनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसे हमने देखा। कमल को चाय पीनी थी, परंतु चाय वाले ने उसे नीचे या निम्न जाति का समझकर चाय वह नहीं दे रहा था और उसकी दुकान पर जो है झगड़ा प्रारंभ हो गया था। कुछ बातें हमने कल देखी थी। आज कहानी का अगला हिस्सा देख रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित कहानी सलाम, भाग 2। बात पूरे होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। ओ शहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं, साले जबान संभाल के बोल, कान में डंडा डाल के उल्टा दूंगा। जाके जुम्मन चूहड़ से रिश्ता बना। इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहे हैं शहर वाले, जुम्मन के तो सिंग निकल आए हैं। अरे लौंडियों को किसी गांव में ब्याह देता तो मारे जैसे काबी को भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उग आया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वह। फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता वह एक ही तर्क दोहरा देता था। हरीश, अपने मन से हीन भावना निकालो, दुनिया कहां से कहां निकल गई और तुम लोग वही के वही हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया। क्या यही है गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बात कर रहे हो? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? कमल आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही रामपाल अपने वजूद से ज्यादा शक्ति से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेगा, ना वो लोडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्पर नुमा दुकान से बाहर कर दिया रामपाल ने। कमल कोई बाबेला खड़ा करना नहीं चाहता था। सीने में उठे रहे ज्वर को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नजाकत भांप चुप रह जाना ही ठीक लगा। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। चूहड़ा चूहड़ा चूहड़ा, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नश्तर की तरह उसके जिस्म को चीरकर लहूलुहान कर रही थी। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवास से पहुंचा। उसकी सांस फूल गई थी। मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। जिस्म पर अभी तक हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहाते लावे सा जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है?
चेहरा उतरा हुआ है, कुछ नहीं, ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतजाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया, चुपचाप, जैसे विचारों की सुनसान पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है, कमल ने टालना चाहा। उसके जेहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ आई। उस रोज कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया था। माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया था। हरीश ने पहला कौर उठाकर मुंह में रखा ही था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटे तुम्हारा पापा क्या करते हैं? जी नगर पालिका में सफाई का कर्मचारी है, हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई थी। कमल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजड़ों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार जो आगे किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया न कोई प्रतिरोध ही कर सका था। सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया था। माँ ने हरीश को भी ढेर सी गालियां देकर घर से भगा दिया था। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ था। उसे पहली बार लगा था कमल और वह दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच कोई फासला है। उसे अपने पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे, बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सुगना की बात को कभी अहमियत नहीं दी थी। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा, बल्कि अपनों से कहीं ज्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पर कई खरोंचे डाल दी थी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रहती थी। सारा घर दोबारा धोया गया था। गंगा जल छिड़क कर जमीन पवित्र की गई थी। कमल के बाल मन में भी एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। रात में भी माँ ने बहुत समझाया था, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था। माँ के सारे दाव उसे मनाने में हार गए थे। बेटे इनके संस्कार गलत है, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई थी, लेकिन कमल के अनुभव इन सब से भिन्न थे। माँ के तर्कों से जब वह उबने लगा तो आखिर उसने माँ से ही पूछ लिया था, तुम कभी उनके घर गई हो? फिर कैसे जानती हो वे बुरे लोग हैं? माँ आवक होकर कमल का चेहरा देखने लगी थी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। माँ ने हार कर एक समझौता कर लिया था जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश ने हरीश के खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था जहां रोशनी का कोई कतरा दिखाई नहीं देता था। उसे हमेशा लगता है जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने उसे टोका, कहाँ खोए हो? लो चाय पियो। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिर दर्द से भी थोड़ी राहत महसूस होने लगी।
सूरज सिर के ऊपर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफी चहल पहल थी। दोपहर के खाने में विशेष इंतजाम किया गया था। पास के कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताजा बकरा काटा गया था। पके हुए मीट और गर्म मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने बैठ गए थे। काफी हो हल्ला होने लगा था। बच्चों की चिल पो अलग थी। बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़गुड़ में अपने जमाने की याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता कुछ अलग थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल ली थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गए। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा आभास कमल को होने लगा, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर बात नहीं कर रहा था। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के कई परिवारों में साफ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में ही रहते थे। सरकारी मकान है। आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने उसे भी स्कूल भेज दिया। देखते देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही उसमें सुगढ़ता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उनमें अधिकतर रांगड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिससे न जाने कितने सदियों से निभाया जा रहा था। हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था। हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। रांगड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादाओं की रीत है, एक दिन में तो न छोड़ी जावे है। वे लोग है, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। हरीश ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था, मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन। मैं अपरिचितों के दरवाजे सलाम पर नहीं जाऊंगा। हरीश ने जब जब भी किसी दूल्हे का दुल्हन को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमते देखा, उसे लगता था जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है, 10 जरूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। आवाज सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देखकर हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। प्रत्येक कार्यकलाप में कमल हरीश के साथ था, घर से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। हरीश के पिता ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटे, आप वहां बैठो, सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपने लिए एक चारपाई डलवा दी है, आराम करो। जात बिरादरी की कुछ समस्याएं हैं, हम निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों से इशारे से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते पूरे गांव में फैल गई
जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने से मना कर दिया है। गांव के रांघड़ बल्लू रांघड़ की चौपाल पर जुटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों तक फैल गई है। रांगड़ गुस्से में फनफनाए घूम रहे थे। बल्लू रांगड़ का सिकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से धकिया कर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चूहड़े को उसने चाय की दुकान में जात छिपाकर चाय पीते रंगे हाथों पकड़ लिया। बराती था इसलिए छोड़ दिया। यह हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक अर्थी सज रही होगी। लोग सुनते और मजा लेते, साथ ही अपनी ओर से कुछ जोड़ देते। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रांगड़ हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया। आते ही उसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने ही फटकार सुनाई। जुम्मन, तेरा जवाई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है वह भी तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतजार कर रही है। उसे ले के जल्दी आ जा। जुम्मन ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतारकर बल्लू रांगड़ के पाँव में धर दिया। चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूंगा। बेटी को विदा हो जाने दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीत न जाने है। तभी तो कहूँ जात को बच्चे को स्कूल ना भेजा करो। स्कूल जाके कौन सा इन्हें बलिस्टर बनना है। ऊपर से इनके दिमाग चढ़ जाएंगे। यो न घर के रहेंगे न घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी, जो लोंडिया को 10वीं पास करवा दी। क्या जरूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगाड़ रहा है। अब तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है। उसे समझा दे, सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। जुम्मन ने गिड़गिड़ाकर रिरियाहट भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी मेरी लाज रख लो। मैं तो थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गेल है। जो कहोगे करूँगा। बस करके बेटी को विदा हो जाने दो। मैं थारे पाँव पर नाक रगड़ूं। बल्लू रांगड़ गुस्से में फनफनाता चला दिया। जाते चेतावनी देते बोला, इन शहर वालों को कह देना कौवा कभी भी हंसा न बन सके है। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था यह? इस तरह डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। सभी भय से सहम गए थे। बल्लू रांगड़ के जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। जुम्मन ने जात बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दी थी, टीके की रस्म जल्दी निपटाए, बिना हो हल्ले के रांगड़ कभी भी रौला कर सकते हैं। शादी की सारी चहल पहल भर में सन्नाटे में सिमट कर बदल गई थी। इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नर्म पत्तियां हिल रही थी, मानो हौसला दे रही हो। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छाव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने दीवार की ओर मुंह करके एक 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीठ था। दीपू, ओ दीपू, कहाँ हो? ये लौंडा भी बहुत दीक कर रहे हैं। चूहड़ों के घर पैदा होके बामनों सी बोली बोले हैं। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसे ने डांटा, तू यहाँ छुपा खड़ा है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले रोटी खा ले। ले देख कितना अच्छा मीट बना है। बूढ़े ने मनाने की कोशिश की। ना, मैंने खाता इसे। खाए तेरा, लड़के ने ऐरते हुए कहा। पर क्यों? क्या हुआ इसमें? बूढ़े ने तलखी से कहा। मुसलमान के हाथ की बनी रोटी में भी
नहीं खाता, लड़के ने दूर हटते हुए कहा। मुसलमान? कौन मुसलमान? वो जो गाड़ा वहां बैठा रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। वो तो हिंदू है, चल कर देख ले। बूढ़ा उसे खींच कर ले जाने लगा। लड़का घसीटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था, चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बनी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दुम, एक बार चल के तो देख ले, फिर कहना। बूढ़ा उसे घसीट कर भट्टी के पास ले गया जहां नान बन रहे थे। लड़के के चीखने की आवाज लगातार आ रही थी। नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज में दबने लगा था। कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे में जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। इस प्रकार से सलाम कहानी का दूसरा अंश भी यहाँ पर समाप्त होता है। इस कहानी की समीक्षा हम अगली तासिका में देखने वाले हैं। धन्यवाद।